हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम यहाँ पर कुछ एक क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे। आप सभी को पता है कि पढ़ने के साथ साथ चीज़ों को रिवाइज करना भी कितना ज़रूरी होता है। इसलिए हफ्ते में एक या फिर दो बार मैं हमीरपुर बोर्ड में आपके सामने जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो हिमाचल जी के हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, वो क्वेश्चंस मैं आपके सामने यहाँ पर लेकर के आ रहा हूँ। आपने क्या करना है, आपने इन क्वेश्चंस को देखना है कि किस तरीके से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चंस पूछता था, किस लेवल के क्वेश्चन से पूछता था और आपको किस तरीके से यहाँ पर कंफ्यूज किया जाता था एक ही क्वेश्चन को अलग अलग फॉर्म में पूछ करके। तो वही आपको यहाँ पर करना है। बाकी इनसे संबंधित मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट भी बना दी है, उसको हमने नाम दिया है रिवाइज प्लेलिस्ट। तो वहां पर जाकर के भी आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। इन विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश ब्लैक क्यूमिन सीड्स आर प्रोड्यूस्ड। तो काला जीरा हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर पैदा किया जाता है? तो काले जीरे की बात आई है, तो काला जीरा हिमाचल में कहाँ पर पैदा किया जाता है? आप सभी को पता है, किन्नौर और लाहौल स्पीति में। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो इस तरह के भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमीरपुर बोर्ड का ही यह पेपर है, तो ये आपको पता चल गया। इसी तरीके से कुछ और भी क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है कि मशरूम सिटी किसे कहा जाता है, या फिर मशरूम का सर्वाधिक उत्पादन हमारे हिमाचल प्रदेश में कौन सा जिला करता है? तो वो कौन सा जिला करता है? तो वो करता है सोलन जिला। ये आपको पता होना चाहिए। उसी तरह एक और क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि अदरक का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा जिला करता है? तो अदरक का देखो सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है सिरमौर जिले के द्वारा। किसके द्वारा? सिरमौर जिले के द्वारा। एक और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, वो मैं आपको बता देता हूँ। पपीते का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा जिला करता है, या फिर किस जिले के द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था हमीरपुर जिले के द्वारा। ये क्वेश्चन जो है तो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक और क्वेश्चन जो है तो एग्जाम में पूछा गया था, आपसे पूछा गया था कि चंबा के लरी और सरोल किसके उत्पादन के लिए इंपॉर्टेंट है? तो चंबा के एक तो लरी हो गया और एक सरोल एरिया हो गया। तो यह जैतून के उत्पादन के लिए फेमस स्थान है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये क्वेश्चन जो है तो एग्जैक्ट हमीरपुर बोर्ड में भी पूछा जा चुका है। तो ये कुछ एक क्वेश्चन होते हैं जिनको आपको बार बार जो है तो रिवाइज करना पड़ता है। मैं आपको बार बार क्या बोल रहा हूँ कि ये बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं। कुछ एक बच्चे तैयारी तो कर रहे होते हैं, लेकिन वो बेसिक ही क्वेश्चंस नहीं पढ़ते, एडवांस की तरफ ज्यादा चले जाते हैं। तो बेसिक क्वेश्चंस भी आपने बार बार इनको रिवाइज करना है। अगला क्वेश्चन, गिरिबाटा प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो गिरिबाटा प्रोजेक्ट कौन से जिले में पड़ता है? अब ये आप सभी को पता है कि गिरी नदी कहाँ पर बहती है, तो ये बहती है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। तो गिरिबाटा प्रोजेक्ट भी कहाँ पर हो जाएगा? तो ये भी ऑब्वियसली सिरमौर में ही हो जाएगा। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 153 का देखो राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर बात की गई है गिरी नदी परियोजना की। तो ये जो गिरी जल विद्युत परियोजना है, इसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है? अब ये हमने देखा गिरिबाटा प्रोजेक्ट है, ये सिरमौर में है। इसकी टोटल कैपेसिटी आपसे भी पूछी जाती है, तो इसकी टोटल कैपेसिटी है 60 मेगावाट। ये आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, इस परियोजना को कब जो है तो शुरू किया गया था? तो ये आपने ध्यान में रखना है कि इसकी कंस्ट्रक्शन 1964 से लेकर के 1966 के बीच में चली थी। ये क्वेश्चन जो है तो किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसी तरीके से कुछ और भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे कि चमेरा परियोजना कहाँ पर है? एक्चुअली मैं ही आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन मैंने ही आपसे जो है तो कल पूछा हुआ था। तो मैं आपको वन बाई वन चमेरा जितनी भी परियोजनाएं हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। जैसे कि चमेरा वन परियोजना हो गई, तो ये टोटल कितने मेगावाट की परियोजना है? तो यह 540 मेगावाट की टोटल परियोजना है। आप सभी को पता है कि चमेरा परियोजनाएं कहाँ पर हैं? तो यह है डिस्ट्रिक्ट चंबा में। और कौन सी नदी पर है? तो यह है रावी नदी पर। तो इनकी टोटल कैपेसिटी आपको ध्यान में रखनी है। तो चमेरा वन की टोटल कैपेसिटी कितनी है? तो वह है 540 मेगावाट। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। चमेरा टू की कैपेसिटी कितनी है? तो वह है 300 मेगावाट। और चमेरा थ्री की कैपेसिटी कितनी है? तो वह है 260 मेगावाट। अगर आपसे ओवरऑल पूछा जाएगा कि चमेरा वन हो गया, चमेरा टू हो गया और चमेरा थ्री हो गया, इन तीनों की टोटल कैपेसिटी कितनी है? तो टोटल भी आपको ध्यान में रखना है, तो वो हो गई 1100 मेगावाट। इन तीनों को आप अगर जोड़ोगे तो वो आ जाएगा 1100 मेगावाट। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। और इन तीनों की तीनों परियोजनाओं को कौन सी एजेंसी एग्जीक्यूट करती है? तो वो है एनएचपीसी। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि एनएचपीसी चमेरा वन हो गई, चमेरा टू हो गई और चमेरा थ्री हो गई, इन परियोजनाओं को एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी कौन सी है? तो वो है एनएचपीसी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसी तरह कल मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिया था, नाथप्पा छाकड़ी परियोजना। वो मैंने आपको बताया हुआ था, जैसे कि यह किन्नौर में है। कितने मेगावाट की यह परियोजना है? 1500 मेगावाट की यह परियोजना है। सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड इसको एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी है। और वर्ल्ड बैंक के सहयोग से
इसको शुरू किया गया था या फिर इसका संचालन किया जाता है। तो ये कुल बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं जिनको आपको बार-बार जो है तो रिवाइज़ करना पड़ता है, तो आपको बार-बार ही रिवाइज़ करने पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला हमारा क्वेश्चन है, एट व्हिच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश साल्ट माइन्स आर सिचुएटेड। तो हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर नमक की खानें हैं? तो ये आप सभी को पता है, ये कहाँ पर हैं? तो ये हैं गुम्मा और द्रंग की खानें, जो कि कहाँ पर पड़ती हैं? कौन से जिले में पड़ती हैं? तो ये पड़ती हैं मंडी जिले में। अब यहाँ से भी एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो गुम्मा और द्रंग की खानें हैं, यह किस धार में है? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि यह घोघर धार में पड़ती हैं। तो मंडी में कौन सी धार है? तो वो है घोघर धार, और इसी धार में जो है तो गुम्मा और द्रंग की खानें पड़ती हैं। एक और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि कब गुम्मा और द्रंग को जो है तो खोला गया था, इस माइन को खोला गया था, तो ये भी आपने पता होना चाहिए। 1841 1841 में नमक की खान जो गुम्मा और द्रंग में है उसको खोला गया था। 1841 की यह बात है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कुछ और भी क्वेश्चंस की अगर बात करें, जैसे मंडी की यहाँ पे बात आई है, तो मंडी रियासत की स्थापना किसने की थी? बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। मंडी रियासत की स्थापना जो है तो बाहुसेन के द्वारा की गई थी, और कब की गई थी? 1000 ईस्वी में स्थापना की गई थी। अब ये तो हमने देखा मंडी रियासत। अच्छा, मंडी शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मंडी शहर की स्थापना अजबर सेन के द्वारा की गई थी, और कब की गई थी? 1527 ईस्वी में जो है तो मंडी शहर की स्थापना अजबर सेन के द्वारा की गई थी। ये भी आपको पता चल गया। मंडी की ही यहाँ पे बात आई है, तो मंडी से कुछ और भी क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि मंडी जिले में है विक्टोरिया पुल, और विक्टोरिया पुल का निर्माण किनके द्वारा करवाया गया था? तो वो करवाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। अब कब जो है तो अंग्रेजों के द्वारा विक्टोरिया पुल का निर्माण करवाया गया था? डेट्स देखो आपको ध्यान में रखनी है, 1887। अब ये तो हर बच्चे को पता है कि विक्टोरिया पुल कहाँ पर है, तो वो है मंडी में। आपको उनसे थोड़ा हट के अलग जो है तो ट्राई करना है, कुछ अलग जो है तो तैयारी करनी है। तो विक्टोरिया पुल का निर्माण जो है तो 1887 में किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, ये आपको पता चल गया। उसी तरह मंडी जिले में विलियम मोरक्राफ्ट ने जो है तो मंडी की भी यात्रा की थी, तो वो कब की थी? तो वो भी आपको पता होना चाहिए, 1820 की यह बात है। तो ये कुछ एक क्वेश्चंस हैं जो कि आपको लिंक करके चलने हैं, जैसे कि मंडी की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी थी? तो वो भी आपको पता होना चाहिए, तो वो थी शानन, जो कि अभी हाल फिलहाल जो है तो न्यूज़ में भी रही थी। तो मंडी की पहली जल विद्युत परियोजना शानन थी, जो कि कहाँ पर है? जोगिंदरनगर में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1926 में की गई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ एक बेसिक से क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए, जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। यहाँ से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि मंडी में किस स्थान पर शिप ब्रीडिंग फार्म है? ये मैंने आपको कल ही बताया हुआ था, ये आप नीचे कमेंट्स में मुझे बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 50 है, दशावतार टेम्पल ऑफ देवगढ़ बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस कोटि के अंतर्गत आता है? तो यह कौन सी कोटि के अंतर्गत आता है? तो ये आता है शिखर टेम्पल। शिखर स्टाइल में यह बना हुआ है, और एक और स्टाइल में यह बना हुआ है, तो वो है पंचायतन शैली। ये भी आपको ध्यान में रखना है। पंचायतन शैली भी अगर पूछेंगे तो वो भी आपको टिक करनी है। अगर आपसे शिखर मंदिर यहाँ पर, शिखर स्टाइल यहाँ पर बोला गया था, तो वो भी आपको पता चल गया। तो देवगढ़ का ये जो दशावतार मंदिर है, तो यह एक शिखर मंदिर है, या फिर हम कह सकते हैं कि यह पंचायतन शैली में बना हुआ मंदिर का एक उदाहरण है। ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, ये है कहाँ पर? कौन सी स्टेट में है? तो ये है उत्तर प्रदेश में। ये भी आपको पता चल गया। और ये जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, यह कौन से देवता को समर्पित है? तो यह विष्णु को समर्पित है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो 3-4 पॉइंट्स मैंने आपको बताए कि ये जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, ये कहाँ पर है? तो ये है उत्तर प्रदेश में। कौन से देवता को यह समर्पित है? तो ये विष्णु देवता को समर्पित है। और यह जो है तो किस शैली का एक उदाहरण है? तो यह पंचायतन शैली का भी एक उदाहरण है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और हाँ, ये जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर था, यह किसके समय में बना था? तो यह जो है तो गुप्त काल के समय में बना था, ये भी आपको पता होना चाहिए। लगभग 6th सेंचुरी की यह बात है, 6th एडी की यह बात है, जब यह मंदिर जो है तो बनाया गया था। तो 5 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। इसी मंदिर से एक और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि विश्व का कौन सा ऐसा इकलौता मंदिर है जहां पर भगवान विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किया गया है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि विश्व का इकलौता ऐसा यह मंदिर है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जहां पर भगवान विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किया गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चंस देखो बहुत बार एग्जाम्स में बन जाते हैं, तो ये वन बाय वन आपको ध्यान में रखने हैं। अब गुप्त वंश की यहाँ पे बात आई, तो गुप्त वंश से भी कुछ एक क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहला और सबसे बेसिक सा क्वेश्चन, गुप्त वंश की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी? तो वह श्रीगुप्त के द्वारा करवाई गई थी, ये आप सभी को पता होगा। अब गुप्त वंश के राजा के बारे में एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि ऐसा कौन सा पहला गुप्तकालीन राजा था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी?
तो वह कौन था? तो वो था चंद्रगुप्त फर्स्ट। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो चंद्रगुप्त फर्स्ट था, यह राजगद्दी पर कब बैठा था? तो यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब जब यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, तो इसने एक संवत चलाया था, तो वो था गुप्त संवत। तो कई बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि गुप्त संवत किसने चलाया था? तो वो चलाया था चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। अब यहाँ पर संवत की बात आ गई, तो मैं आपको बार बार जो है तो शक संवत हो गया, विक्रम संवत हो गया, और अभी हमने यहाँ पर देख लिया गुप्त संवत। ये तीनों के तीनों मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ। एक तो बात आती है शक संवत की, एक बात आती है विक्रम संवत की, और एक अभी हमने देखा गुप्त संवत। इन तीनों से ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि शक संवत हो गया, तो यह किसके द्वारा चलाया गया था? तो यह कनिष्क के द्वारा चलाया गया था। कनिष्क जब 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था, तो उस समय गद्दी पर बैठने के उपलक्ष्य में कनिष्क के द्वारा जो है तो शक संवत चलाया गया था। उसी के साथ ये जो विक्रम संवत है, यह किसके द्वारा चलाया गया था? तो उज्जैन का एक राजा था, उज्जैन का एक राजा हुआ करता था। जब उसने शकों को पराजित किया था, तो शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में एक तो उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, और साथ ही साथ उसने विक्रम संवत चलाया था। तो ये भी कई बार आपसे क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि विक्रम संवत को चलाने वाला राजा कौन था? तो वह एक उज्जैन का राजा था। उसी तरह गुप्त संवत का भी आपको पता चल गया कि यह किसने चलाया था? तो यह चंद्रगुप्त फर्स्ट ने चलाया था, जब यह गद्दी पर बैठा था। और चंद्रगुप्त फर्स्ट गद्दी पर कब बैठा? 320 ईस्वी में। ये क्वेश्चंस देखो मैं आपको बार बार करवा रहा हूं, और जिस तरह से क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर लिंक कर रहा हूं, उसी तरह से क्वेश्चंस को आपको भी लिंक करके चलना है। अगले क्वेश्चन की बात करें। द फेमस लिंगराज टेम्पल ऑफ 11th सेंचुरी इज सिचुएटेड एट विच प्लेस ऑफ द फॉलोइंग? तो 11वीं सदी में निर्मित प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर निम्न में से कहां पर अवस्थित है? तो लिंगराज मंदिर की यहाँ पे बात आई है, तो ये कहां पर है? तो एक तो आपको पता होना चाहिए कि यह कहां पर है, तो यह है उड़ीसा में। अब उड़ीसा में भी ये कहां पर है? क्या यह उड़ीसा के भुवनेश्वर में है, या फिर उड़ीसा के पुरी में है, या फिर उड़ीसा के कोणार्क में है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये कहां पर है। तो यह उड़ीसा के भुवनेश्वर में है। तो जब भी आपसे पूछेंगे कि लिंगराज मंदिर कहां पर है, तो यह है उड़ीसा के भुवनेश्वर में। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब 2-3 पॉइंट्स यहाँ से भी बनते हैं। पहला पॉइंट तो आपको पता चल गया कि ये जो लिंगराज मंदिर है, इसका निर्माण कब किया गया था? तो इसका निर्माण 11वीं सदी में किया गया था। और अभी मैंने आपको क्या बताया थोड़ी देर पहले कि ये जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर था, इसका निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण हुआ था 6th एडी में। ये क्वेश्चंस देखो बार-बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ये आपको लिंक करके ही चलने पड़ते हैं। तो यहाँ पर हमने देख लिया लिंगराज मंदिर का निर्माण 11वीं सदी में हुआ था, और ये भुवनेश्वर यानी कि उड़ीसा में है। अच्छा, कौन से देवता को यह समर्पित है? तो यह जो है तो शिव देवता को समर्पित है, शिव को यह समर्पित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इस मंदिर की अगर थोड़ी-सी बात की जाए, ये जो लिंगराज मंदिर है, इसकी थोड़ी-सी बात की जाए, तो यह मंदिर जो है तो कलिंग वास्तुकला को भी दर्शाता है। किस वास्तुकला को दर्शाता है? तो यह मंदिर कलिंग वास्तुकला को भी दर्शाता है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और यह कौन-सी शैली में बनाया गया मंदिर है? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो यह देउल शैली में बनाया गया एक मंदिर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और तीसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ये जो लिंगराज का मंदिर है, ये जो लिंगराज मंदिर है, तो लिंगराज का देवता किस वृक्ष से संबंधित होता है? तो यह आम वृक्ष से संबंधित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इनका निर्माण किनके द्वारा करवाया गया था? तो लिंगराज मंदिर का निर्माण सोमवंशी राजवंश और गंग वंश के राजाओं के द्वारा करवाया गया था। तो बहुत सारे पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, जैसे कि लिंगराज मंदिर 11वीं सदी में बना। लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? तो यह उड़ीसा के भुवनेश्वर में है। लिंगराज मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो यह शिव देवता को समर्पित है। कलिंग वास्तुकला को यह दर्शाता है, और देउल शैली में यह बना हुआ है। और लिंगराज का जो देवता होता है, तो वह किस वृक्ष से संबंधित होता है? तो वह आम वृक्ष से संबंधित होता है। और लास्ट में हमने क्वेश्चन देखा कि ये जो लिंगराज मंदिर था, इसका निर्माण सोमवंशी राजवंश और गंग वंश के राजाओं के द्वारा करवाया गया था। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। अब कलिंग की यहाँ पे बात आई थी, तो अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? 261 में इसने जो है तो आक्रमण किया था, ये भी आपको पता होगा। और कलिंग पर आक्रमण की चर्चा यह अशोक के कौन से अभिलेख में दी गई है? तो यह अशोक के 13वें नंबर के अभिलेख में दी गई है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और मैं आपको बहुत बार बताता रहता हूँ। अशोक मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था? वो देखो आप नीचे कमेंट्स में मुझे बताओगे। अगले क्वेश्चन की बात करें। सैंपल्स ऑफ केव आर्किटेक्चर ऑफ द गुप्ता पीरियड आर obtained फ्रॉम which प्लेस? तो गुप्तकालीन गुहा वास्तु के नमूने निम्न में से कहां पर प्राप्त हुए हैं? तो ये कहां से हमें प्राप्त हुए हैं? तो ये अजंता से भी प्राप्त हुए हैं, एलोरा से भी प्राप्त हुए हैं, और एहोल से भी प्राप्त हुए हैं। यानी कि हम कह सकते हैं उपरोक्त सभी। ऑप्शन
डी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे बात आई है अजंता की, एलोरा की और ऐहोल की। तो वन बाय वन हम इनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, ऑप्शन ए में देख के रखा है अजंता गुफा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो अजंता गुफाएं हैं ये कहाँ पर है। एक्चुअली ऑप्शन ए में है अजंता और ऑप्शन बी में है एलोरा। ये दोनों की दोनों गुफाएं कहाँ पर हैं? तो ये है महाराष्ट्र में। ये आपको ध्यान में रखना है। महाराष्ट्र में भी यह औरंगाबाद जिले में है, ये आपको पता होना चाहिए। अब जैसे ऑप्शन ए में है अजंता, तो कई बार आपसे पूछा जाता है कि अजंता में टोटल गुफाओं की संख्या कितनी है? तो ये है, यहाँ पर है 29 टोटल गुफाएं, ये आपको पता चल गया। उसी तरह ऑप्शन बी में है एलोरा, तो एलोरा में टोटल गुफाओं की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर है 34, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, ऑप्शन सी में देखो ऐहोल, आप सभी ने सुना होगा ऐहोल इंस्क्रिप्शन, ऐहोल अभिलेख किसके शासनकाल के दौरान हुआ करता था? ये आपको पता होना चाहिए। तो ये भी आपको मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, आपने बिल्कुल ध्यान से सुनना है। तो ऐहोल की जब भी बात आती है तो ऐहोल अभिलेख ये कहाँ पर पाया गया था? तो यह कर्नाटक में पाया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। ऐहोल अभिलेख की रचना किसके द्वारा की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऐहोल अभिलेख की रचना रवि कीर्ति के द्वारा की गई थी, और कब की गई थी? डेट देखो आपको ध्यान में रखनी है। तो 634 एडी में रवि कीर्ति के द्वारा ऐहोल अभिलेख की रचना यहाँ पर की गई थी। अच्छा, यहाँ से हमें क्या जानकारी मिलती है? इस ऐहोल अभिलेख से हमें किसके बारे में पता चलता है? तो एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था पुलकेशिन द्वितीय, उसके बारे में यह जानकारी देता है। और ये जो पुलकेशिन द्वितीय था, यह किस वंश का राजा था? तो यह चालुक्य वंश का राजा था। तो जिस तरह से देखो मैं क्वेश्चंस को यहाँ पर लिंक कर रहा हूँ, उसी तरह से आपको भी क्वेश्चंस को लिंक करके यहाँ पर चलना है। अगला क्वेश्चन, Which one of the following is known to be developed as a center of art of Western India during Gupta period? तो निम्न में से कौन गुप्तकालीन पश्चिमी भारत के कला केंद्र के रूप में विकसित था? तो वह कौन था? 53 की जब भी बात आएगी तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, तो वो था मंडोर राजस्थान। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से देखो एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। अब यहाँ पर बात की गई थी कि गुप्तकालीन पश्चिमी भारत का केंद्र कौन सा हुआ करता था, तो वो आपको पता चल गया, तो वो हुआ करता था मंडोर। बट जब भी आपसे पूछा जाएगा कि गुप्त काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन हुआ करता था, तो वो हुआ करता था उज्जैन। ये आपको ध्यान में रखना है, और ये वाला क्वेश्चन एग्जैक्ट हमीरपुर बोर्ड में पूछा भी जा चुका है, ये आपको पता चल गया। गुप्त वंश की यहाँ पे बात आई है, तो एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किस वंश के द्वारा चलाए गए थे? तो जब भी बात आएगी कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किस वंश के द्वारा चलाए गए थे, तो वह गुप्तों के द्वारा ही चलाए गए थे। अच्छा, ये जो गुप्त थे ना, यह सोने के सिक्कों को क्या कहते थे? तो सोने के सिक्कों को यह दिनार कहते थे, ये भी आपने ध्यान में रखना है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और ये जो गुप्त वंश के राजा थे, यह किस धर्म को मानते थे? किस धर्म के यह उपासक थे? तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो यह वैष्णव धर्म को के उपासक थे, या फिर वैष्णव धर्म को यह मानते थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फ्रॉम वेयर द ब्रॉन्ज आइकन ऑफ स्टैंडिंग पोस्चर ऑफ चतुर्मुख ब्रह्मा इज फाउंड? तो कांसे की बनी चतुर्मुख ब्रह्मा की खड़ी मुद्रा की मूर्ति हमें कहाँ से मिली है? तो वो कहाँ से मिली है? तो वो मिली है मीरपुर से। ऑप्शन सी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब ये मीरपुर पड़ता कहाँ पर है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये पड़ता है पीओके में, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पड़ता है, जो पाकिस्तान ने नाम देकर के रखा है आजाद कश्मीर। तो आजाद कश्मीर की साइड ही पड़ता है मीरपुर, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी देखो, अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर से वीडियो को लाइक कर दें। और अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहां पर जाकर फॉलो जरूर कर लें, लिंक देखो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी इंस्टाग्राम पे जाकर के आप @लेट्स प्रिपेयर टू सर्च कर सकते हैं, वहां पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। उसी तरह आप इंस्टाग्राम पे जाकर के हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर कोई क्वारी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हेन डिड द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत फॉट? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? अब पानीपत के युद्धों की यहाँ पे बात आई है, तो आपको पता होना चाहिए कि पानीपत के टोटल कितने युद्ध हुए हैं? तो वो हुए हैं 3। अब वो कब कब हुए हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था, तो वो हुआ था 1526 में, जो कि ऑप्शन ए में देकर के रखा है। और यह किस किस के मध्य में हुआ था? तो यह बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य में हुआ था, और बाबर यहाँ पर जीत गया था। उसी तरह पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन बी में देकर के रखा है 1556 में, और यही इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। अब ये किन किन के बीच में हुआ था वो भी आपको पता होना चाहिए। तो यह अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, और यहाँ पर जीता कौन था? तो अकबर यहाँ पर जीत गया था। उसी तरह पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो ऑप्शन सी में देख के रखा है 1761।
तो 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए। और यह किन किन के मध्य में हुआ था? तो यह अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। और इसमें जीता कौन था? तो अहमद शाह अब्दाली यहाँ पर जीत गया था। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु हैड फाउंडेड रामकृष्ण मिशन? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? आप सभी को पता होगा कि इसकी स्थापना जो है तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा कब की गई थी? डेट्स भी आपको पता होनी चाहिए। तो 1897 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना यहाँ पर की गई थी। अब कुछ और भी क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा जो कि आपने ध्यान में रखने हैं, जैसे कि ऑप्शन बी में देखो दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी? तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। और कब की थी वो भी आपसे पूछा जाता है। तो 1875 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। उसी तरह ऑप्शन सी में देखो राजा राम मोहन रॉय यहाँ पर दिया गया है। तो राजा राम मोहन रॉय ने किसकी स्थापना की थी? तो इन्होंने ब्रह्म सभा की स्थापना की थी। और इन्होंने ब्रह्म सभा की स्थापना कब की थी? तो वो की थी 1828 1828 में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कुछ और की भी अगर बात करें, जैसे कि प्रार्थना समाज आपसे पूछा जाता है। तो प्रार्थना समाज की स्थापना किन के द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी आत्मा राम पांडुरंग के द्वारा। और कब की गई थी? 1867 में की गई थी। ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, यहाँ से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। तो क्वेश्चन ये है, अभी मैंने आपको बताया राजा राम मोहन रॉय के बारे में कि इन्होंने 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की थी। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु कब हुई थी और कहाँ पर हुई थी? वो देखो आप नीचे कमेंट्स में मुझे बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 158 है, हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के पहले अध्यक्ष कौन थे? अब यहाँ पर बात आई है इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो वो थे ए ओ ह्यूम। अब ए ओ ह्यूम के द्वारा कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी वो भी आपको पता होना चाहिए। तो इनके द्वारा 28 दिसंबर, देखो पूरी की पूरी डेट आपको ध्यान में रखनी है, 28 दिसंबर 1885 को ए ओ ह्यूम के द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और इसी वर्ष प्रथम अधिवेशन भी हुआ था। और जो प्रथम अधिवेशन हुआ था तो वो कहाँ पर हुआ था? तो वो हुआ था बंबई में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? और यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था, जो कि बंबई में हुआ था, उसकी पहली अध्यक्षता की थी डब्ल्यू सी बनर्जी के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब जब यह पहला अधिवेशन हुआ था तो इसमें कुल प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, और वो टोटल प्रतिनिधि कितने थे वो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो इसमें लगभग, या फिर आप कह सकते हैं कि टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ये आपको पता होना चाहिए। और इस अधिवेशन के पहले महासचिव कौन बनाए गए थे? तो वो बनाए गए थे ए ओ ह्यूम। ये आपको ध्यान में रखना है। तो पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में। इसी तरह आपसे पूछा जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? तो वो हुआ था 1886 में। और ये कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था कलकत्ता में। और इसकी अध्यक्षता किनके द्वारा की गई थी? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। उसी तरह इंडियन नेशनल कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ था 1887 में, और ये कहाँ पर हुआ था? मद्रास में। और इनकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा की गई थी। और उसी तरह इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो चौथा अधिवेशन था वो हुआ था 1888 में। और ये हुआ कहाँ पर था? तो ये हुआ था इलाहाबाद में। और इसकी अध्यक्षता किन्होंने की थी? तो वो की थी जॉर्ज यूले ने। किन्होंने की थी? जॉर्ज यूले ने। तो यहाँ पर भी आपको एक सीक्वेंस समझना है, जैसे कि पहले अधिवेशन में डब्ल्यू सी बनर्जी को अध्यक्ष बनाया गया। तो यह कौन थे? तो ये हो गए हिंदू। दूसरा अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ था, तो वहां पर दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया गया। तो ये कौन हो गए? तो ये हो गए पारसी। तीसरे अधिवेशन में, तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ था, तो यहाँ पर किसको अध्यक्ष बनाया गया? बदरुद्दीन तैयब जी को अध्यक्ष बनाया गया। तो ये कौन हो गए? तो ये हो गए मुस्लिम। और चौथा जो अधिवेशन हुआ था तो वो इलाहाबाद में हुआ था, और इसका अध्यक्ष बनाया गया था जॉर्ज यूले को। और यह प्रथम अंग्रेज जो है तो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो ये हो गए अंग्रेज। तो यहाँ पर आप सीक्वेंस समझ रहे हो। तो यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस का मेन उद्देश्य क्या था? सभी के सभी को, सभी संप्रदाय के लोगों को यहाँ पर जोड़ने का उद्देश्य था। तो ये चारों के चारों अधिवेशन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, और क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन ये है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन पहली बार
गाँव में जो है तो कब हुआ था, वो देखो आप नीचे कमेंट्स में मुझे बताओगे। गाँव में जो है तो कब हुआ था, डेट आप बताओगे और कहाँ पर हुआ था, किस स्टेट में हुआ था और किनके द्वारा यह इसकी अध्यक्षता की गई थी, वो सारा का सारा देखो आप नीचे कमेंट्स में मुझे बताओगे। तो प्रथम बार कांग्रेस का अधिवेशन गाँव में हुआ था, कब हुआ था, वो आप नीचे कमेंट्स में मुझे बताओगे। अगर आपको नहीं आता है, गूगल पे जाओ, सर्च करो और सर्च करने के बाद आकर के इस वीडियो के नीचे कमेंट करो। मैं आपको बहुत बार बोलता हूँ कि कमेंट करने से आपका ही फ़ायदा है। जो चीज़ आप कमेंट कर देते हो, वो चीज़ आप कभी भूलते नहीं हो। तो मेक श्योर कमेंट ज़रूर करें। तो गाइज़ ये थे हमारे कुछ एक क्वेश्चन्स। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।